चलिए ध्यान दिया जाए। देखा जाए, अगला टॉपिक हम लोग का इसमें है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगला प्रॉपर्टी है, मेरा गला ही बैठ गया है। जानते हैं दिक्कत क्या है? क्लास चलते रहता है ना तो ठीक रहता है। क्लास क्योंकि रूटीन में आप रहते हैं। क्लास जैसे ही बंद होता है ना सारा रूटीन बिगड़ जाता है। और रूटीन जहाँ बिगड़ा तो आप कुछ अन्न सन खाने लगिएगा, कुछ पीने लगिएगा, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए, कुछ बैठा दिया। देखा जाए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नहीं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हिंदी में हम लोग कहते हैं, ध्यान दिया जाए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश लिखा हुआ है, हिंदी में कहते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, ध्यान दिया जाए। देखा जाए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, उसको हम लोग ध्यान देंगे। यानी ये जो प्रॉपर्टी है, मेरा आवाज समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म जो लिखा हुआ है, तो ये अनुसंख्यक गुणधर्म ध्यान रखना है। ठीक है, ये कैसे विलयन के लिए परिभाषित है, नहीं वो पहले जानना जरूरी है कि किस विलयन के लिए ये परिभाषित है, ये पहले जानना जरूरी है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है कि जो अनुसंख्यक गुणधर्म है, ये गुण सामान्यतः वैसे विलयन के लिए परिभाषित है जिसमें विलायक द्रव्य अवस्था में हो तथा विलय ठोस अवस्था में हो। ध्यान रखना है, यानी अनुसंख्यक गुणधर्म वैसे विलयन के लिए परिभाषित है जिसमें विलायक द्रव्य अवस्था में और विलय ठोस अवस्था में हो। ठीक है, अगला पॉइंट, ये गुण आदर्श विलयन के लिए परिभाषित है। ये जो गुण आप पढ़ रहे हैं, नहीं ये किसके लिए परिभाषित है? आदर्श विलयन के लिए। तो आदर्श विलयन आप पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं। चलिए अगला, और हम जानते हैं कि सामान्यतः तनु विलयन आदर्श विलयन होते हैं। नहीं तो जनरली जो तनु विलयन होंगे, नहीं वो लोग आदर्श विलयन की तरह बिहेवियर दिखाते हैं। लेकिन दिमाग में ये रहे बात हमेशा कि तनु विलयन आदर्श विलयन की तरह बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना आदर्श विलयन होता है वो तनु ही होता है। ये मत रखिएगा दिमाग में, क्योंकि हम 2 पॉइंट लिखवाए थे। हम लिखवाए थे कि आदर्श विलयन कौन कौन से विलयन हो सकते हैं, तो एक पॉइंट लिखाए थे कि जनरली जो तनु विलयन होते हैं वो आदर्श विलयन की तरह गुण दिखाते हैं, एक ये बताए थे। और दूसरा हम बताए थे आपको कि वैसे विलयन जिसमें विलायक तथा विलय का संरचना समान हो, उसकी ध्रुवता समान हो, वैसे विलयन भी आदर्श विलयन होते हैं। तो वैसे विलयन केस में वो विलयन जरूरी नहीं है कि वो तनु होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? नहीं तो दिमाग में ये मत बैठ जाए कि कोई बोलता है आदर्श विलयन तो आप सीधे बोल दीजिएगा कि आदर्श विलयन यानी कि तनु विलयन। गलत है। नहीं, तनु विलयन भी आदर्श विलयन होता है। इसका मतलब कि सभी आदर्श विलयन तनु ही होंगे, ये बोलना क्या है? गलत है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो लिखा हुआ है कि ये गुण आदर्श विलयन के लिए परिभाषित है, और हम जानते हैं कि सामान्यतः तनु विलयन आदर्श विलयन होते हैं। ठीक है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि सामान्यतः ये गुण तनु विलयन के लिए परिभाषित है, सामान्यतः। ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका नाम सुनो, नाम क्या है? अनुसंख्य, यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण। बस में रहा है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण, ध्यान रखना है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म अगर हम लोग बोले, अनुसंख्यक गुणधर्म तो हम लोग कहा जाता है, यहाँ से अगर बोले तो हम लोग क्या बोले? आदर्श विलयन की परिभाषा है। तो इसकी जब परिभाषा स्टार्ट करेगा तो क्या लिखेगा? आदर्श विलयन। ध्यान रखना है। तो आदर्श विलयन के वैसे गुण, आदर्श विलयन के वैसे गुण जो जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित, जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। उन्हीं गुणों को अनुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। ठीक है,
फिर से हम बोले, इसी को नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं। हम लोग नॉर्मली बोले तो बोले कि आदर्श विलयन का वैसा गुण, आदर्श विलयन का वैसा गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। उसी गुण को क्या कहते हैं? अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, क्योंकि नाम ही अनुसंख्य, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण, उसी को कहते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। तो किसके अणु की संख्या? विलायक के अणु की संख्या कि विलय के अणु की संख्या? विलय के अणु की संख्या पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, वही बात लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो आप। आदर्श विलयन के वैसे गुण जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं, विलय कणों की प्रकृति पर नहीं, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, समझो। जैसे तुम पानी ले लिए एक बर्तन में, इसमें तुमको 1 kg जल है, यहां पर भी तुम पानी ले लो, यहां भी तुम्हारे पास 1 kg जल है। ठीक है, यहां पर एक और बर्तन हम लिए, एक kg जल है। नहीं तो अगर अभी देखा जाए तो अभी ये तीनों जल क्या है? शुद्ध है, और कुछ तो हम लिखे नहीं है, सिर्फ जल लिखे हैं। तो अगर तीनों शुद्ध जल है तो तीनों का वाष्पदाब क्या होगा? समान। तीनों का वाष्पदाब क्या होगा? समान। ठीक है, अब इसमें तुम डाल दो 2 मोल शुगर, इसमें तुम डाल दो 2 मोल ग्लूकोज, इसमें तुम डाल दो 2 मोल यूरिया। बस में रहा है। तो यहाँ पर तीनों जो विलय लिए हुए हो, तीनों विलय समान है कि अलग अलग है? तीनों विलय क्या है? अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, प्योर पानी का वाष्पदाब फिक्स होता है, और हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी भी पानी में अगर अवाष्पशील विलय डाल दिया जाए तो वाष्पदाब बढ़ता है कि घटता है? घटता है। नहीं तो यहाँ पर इसमें हम 2 मोल शुगर डाले, 2 मोल ग्लूकोज डाले, 2 मोल यूरिया डाले। पहले प्योर पानी का वाष्पदाब हम लिख देते हैं, मान लो प्योर जल का वाष्पदाब, नहीं 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? 1 atm। बॉइलिंग पॉइंट पर इतना ही होगा, इससे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसका वाष्पदाब बढ़ेगा। ठीक है, तो प्योर जल का वाष्पदाब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm। नहीं, अब तुम इसमें 2 मोल ग्लूकोज शुगर डाले, ग्लूकोज डाले और यूरिया डाले, तो तीनों विलय अलग अलग है, लेकिन तीनों का मात्रा क्या है? तीनों का मात्रा क्या है? समान। तो तीनों का अगर हम वाष्पदाब निकालेंगे, अब इस तीनों विलयन का वाष्पदाब निकालेंगे, तो इसका अगर वाष्पदाब आपको आ गया विलयन का 0.8 atm, तो इसका भी आएगा 0.8 आएगा, और इसका भी 0.8 आएगा। तीनों का वैल्यू क्या आया? सेम आया। जबकि विलय क्या है? यहाँ पर अलग अलग है, ये शुगर है, ये ग्लूकोज है और यूरिया है। क्या इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम होता है? इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है। नहीं, फिर भी तीनों के वाष्पदाब का मान क्या आया? समान आया। इसका मतलब हुआ कि जो हम लोग का ये वैल्यू है, नहीं वैल्यू अगर सेम आया, यानी कि विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है, विलय की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। बस में रहा है। तो अनुसंख्य गुणधर्म एक ऐसा गुण है जो विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। दिक्कत है? ठीक, तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। 1 kg जल में 2 मोल शुगर डालने पर वाष्पदाब के अवनमन का मान पूछाएगा, तथा 1 kg जल में 2 मोल यूरिया डालने पर वाष्पदाब के अवनमन का मान क्या होगा? समान होता है। यानी 1 kg पानी में चाहे आप 2 मोल शुगर डालिए, चाहे 1 kg पानी में 2 मोल यूरिया डालिए, दोनों के वाष्पदाब के अवनमन का मान क्या आएगा? समान। मेरी बात समझ में आई? दिक्कत है? चलिए, अगला हम लोग को लिखा हुआ है यहाँ पर कि अनुसंख्य गुणधर्म जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अनुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें पहला लिखा हुआ है वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, जो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में RLVP कहते थे। ठीक है,
दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। यही आपको 4 टॉपिक और पढ़ने हैं सॉल्यूशन में, ध्यान रखना है। नहीं, यही 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं सॉल्यूशन में। ये टॉपिक जिस दिन खत्म होगा, इसके बाद एक और टॉपिक आता है बस, वांट ऑफ फैक्टर, छोटा सा टॉपिक होता है, उसका खत्म, ध्यान रखना है। तो आपको ये बारी बारी से चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, जिसमें हम लोग पहला पढ़ चुके हैं, वाजदाब का अपेक्षिक अवनमन हम आपको पढ़ा चुके हैं। नहीं, ध्यान रखना है। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अनुमान, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। तो इन्हीं को बारी बारी से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, पहला आपका क्या है, क्वेश्चन एक दिया गया, इनमें से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, बताइए। इनमें से क्वेश्चन पूछा गया, बिहार बोर्ड क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, वाजदाब, क्वथनांक, हिमांक, परासरण दाब की सभी। परासरण दाब सभी नहीं है। यहां पर आप ध्यान से पढ़िए तो इसमें क्वथनांक लिखा है, क्वथनांक का उन्नयन लिखा है, उन्नयन। अगर हाँ सभी पूरा लिखा रहे ना, मेरा बोलिए नहीं निकल रहे हैं, हम बताते हैं अभी। क्वथनांक का उन्नयन, ये जो वैल्यू है ना, नहीं ये पूरा नाम लिखा रहे तब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हिमांक का अवनमन ये पूरा लिखा रहे ना, तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। खाली क्वथनांक लिख दिया नहीं, हिमांक लिख दिया नहीं, वासुदाब नहीं, वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। नहीं, परासरण दाब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से इसको देखिएगा। कौन अनुसंग गुणधर्म, वासुदाब नहीं, वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन नहीं, क्वथनांक नहीं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक नहीं, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब हाँ, सभी नहीं। देखा जाए, वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन आप पढ़ चुके हैं। नहीं, हम इसको एक बार बस बोल देते हैं, आप समझ लीजिए। देखा जाए, वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, किसी भी शुद्ध द्रव्य में, किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, किसी भी शुद्ध द्रव्य में जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो उस शुद्ध द्रव्य का वासुदाब घट जाता है। वासुदाब जितना से घटता है उसे वासुदाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वासुदाब का अवनमन। अगर वासुदाब के अवनमन को, अगर वासुदाब के अवनमन को शुद्ध द्रव्य के वासुदाब के सापेक्ष में निकाला जाए तो इसी को कहते हैं वासुदाब का अपेक्षिक अवनमन। पढ़ाए थे, तो सेम वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अपने से, एक बार रीडिंग कर लीजिए, वाला चीज जो हम बोले वही लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है, चलिए। तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो कोई पूछता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो आपको ये लिखने आना चाहिए, ठीक है। चलो, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हम लोग फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं। नहीं, फॉर्मूला क्या था, देखा जाए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, P0 माइनस पी एस बटा, यही है।
इस फॉर्मूला में पी जीरो माइनस पी एस, इसको हम लोग कहते हैं इसमें ये पी जीरो है, बोलो दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, चलो। और ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं, बोलो दिक्कत है? एक्स विलय, बोलो इतना में दिक्कत है किसी को? ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप लोग, पीछे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दिया जाए, उसी फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ा गया है। पी जीरो माइनस पी एस बटा पी जीरो बराबर एक्स विलय। अच्छा, एक्स विलय का फॉर्मूला जानते हैं आप? डब्ल्यू वन बटा एम वन बटा, जानते हैं पहले से? यदि विलियन तनु हो, अगर लिखा हुआ हो कि विलियन क्या है, तनु है, नहीं तो उस केस में क्या करेंगे, इस चीज को क्या मान लेंगे? सॉरी, डब्ल्यू वन बटा एम वन, डब्ल्यू वन बटा एम वन को, इसको विलय है, ये है ना, इसके सापेक्ष इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? जीरो। तो फॉर्मूला बन जाएगा पी जीरो माइनस पी एस बटा पी जीरो बराबर डब्ल्यू वन बटा एम वन बटा डब्ल्यू टू बटा एम टू। इसी को पलट दिए तो ये फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा? इतना में दिक्कत है? ठीक है, चलो आगे बढ़ो, देखा जाए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पढ़ने से कुछ समझ में आया? जैसे कभी कभी न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं, तो न्यूमेरिकल बनाते समय क्या होता है कि हमारा आंसर मैच नहीं करता है, नहीं, तो हम आपको बताएं कि अनुसंघ के गुणधर्म जो है, ये जरूरी नहीं है कि वो तनु विलयन के लिए ही परिभाषित है, नहीं, कुछ ऐसे विलयन भी हैं जो सांद्र हैं और वो आदर्श विलयन का गुण दिखाते हैं, जैसे हेक्सेन प्लस हेप्टेन का मिश्रण, बेंजीन प्लस टोलिन का मिश्रण, बात समझ में आ रहा है, इनका गुण मैच करता है, तो इनसे भी आपका आदर्श विलयन बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बार बार ये कंफ्यूजन आता है न्यूमेरिकल बनाते समय, नहीं कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं सर, ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि किसी क्वेश्चन का आंसर इसको लगाने पर मैच करता है, नहीं, किसी क्वेश्चन का आंसर इससे भी मैच कर देता है। ज़्यादातर हम लोग को मन किससे करता है? इससे, नहीं ये के बिना मतलब का भिन्न का जोड़ करो फिर पलटो, बड़ा दिक्कत होता है, नहीं, ज़्यादातर मन हम लोग को इसी का करता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला बनाया गया जो आप तनु हो या सांद्र हो, आप दोनों पे लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, तो वही बात हम लोग को यहाँ से बोला गया है। वही लिखा हुआ है। ये हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है कि कैलकुलेशन करते समय विलयन को तनु माने या सांद्र, यानी कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ध्यान रखना है। अर्थात विलायक के सापेक्ष विलय की मात्रा को अनदेखा करें या नहीं करें, ध्यान रखना है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वासुदेव के आपेक्षिक अनुमान के सूत्र में थोड़े बदलाव किए गए। क्या बदलाव किया गया, देखा जाए, बदलाव क्या किया गया? पी जीरो माइनस पी एस बटा पी जीरो बराबर एक्स विलय, ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। इसी फॉर्मूला को थोड़ा चेंज किया गया है, नहीं, ध्यान से बस देखिए, चलिए स्टेप वाइज। पी जीरो माइनस पी एस बटा पी जीरो, एक्स विलय का मतलब होता है विलय का मोल बटा विलय का मोल प्लस विलायक का मोल, लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। नीचे आइए, इसी समीकरण को पलट देंगे, पलट दीजिए, पी जीरो ऊपर चल जाएगा और पी जीरो माइनस पी एस नीचे आ जाएगा, आया है? इसको भी पलटिए, एन प्लस एन ऊपर जाएगा, स्मॉल एन नीचे आ जाएगा, आया है? बुझा रहा है ना? यहाँ आइए, इसके बाद क्या किया गया, पी जीरो उसको उतार दिया गया है, पी जीरो माइनस पी एस जैसा है वैसा उतार दिया गया बराबर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग क्या किए, एन बटा एन प्लस एन बटा एन,
चलिए यहाँ आ जाइए, फिर इसको उतार दिया गया है P0 बटा P0 माइनस PS, और इस n से ये n कट गया, क्या आ गया 1 प्लस n बाई एन लिख सकते हैं। चलिए नीचे आइए, P0 बटा P0 माइनस S, ये आ गया 1 को इधर भेज दिए तो -1 बराबर n बटा n। चलिए यहाँ आइए, इसको सॉल्व किया गया है, P0 माइनस PS ये जाएगा ऊपर, बटा में क्या बच गया P0 माइनस PS बराबर में n बटा n। दिक्कत है, ब्रैकेट को तोड़ा जाए, P0 माइनस P0 और माइनस माइनस प्लस PS आएगा बराबर n बटा n। P0 से P0 कट गया, बच गया PS बटा P0 माइनस PS। दिक्कत है, चलिए आ गया n बटा n, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब समीकरण ए को पलट दिया गया, ये जो समीकरण है इसको पलट दो, तो पलटने पर क्या आ गया P0 माइनस PS बटा P0 बराबर n बटा n आएगा। हाँ PS तो है। चलिए आवाज बैठा, इसका मतलब फायदा मत उठाइए, ठीक है। P0 माइनस PS बटा PS बराबर क्या आ गया n बटा n। यानी हम लोग देखे अगर, तो हम लोग का फॉर्मूला ये वाला था, इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में क्या चेंजिंग किया है, ये वही है, वही है, बस P0 के पर क्या आ गया PS आ गया। नहीं बस ये क्लियर कीजिए, नहीं फिर देखो आप जो खोजते थे वही मिल गया कि नहीं मिल गया, नहीं W1 बटा M1 इंटू M2 बटा W2। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो इस केस में आप चाहें जब भी वास्तव पे आधारित क्वेश्चन दिया रहे, किस पे क्वेश्चन दिया रहे, वास्तव पे आधारित, वो भी वास्तव में कैसा वास्तव, जिसमें विलय अवाष्पशील हो, जिसमें विलय क्या हो, अवाष्पशील विलय हमेशा लिखता नहीं है क्वेश्चन में, अवाष्पशील विलय आपको याद करना पड़ेगा। जनरली कौन कौन होता है, ग्लूकोज, शुगर, चीनी, यूरिया, नमक, ये सब जो हैं इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ग्लूकोज लिखेगा तो ये बात नहीं बोलेगा कि ये अवाष्पशील है, चीनी जब लिखेगा तो बोलेगा नहीं कि ये अवाष्पशील है, आपको पता होना चाहिए। नहीं तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे कब, जब विलय अवाष्पशील हो तब। दिक्कत है, इतना है, मेरे से किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको पहले सेव कर ले हम लोग देखा जाए, अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ध्यान रखना है। हम लोग देखिए अगर, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। अब क्वथनांक का उन्नयन क्या है समझा जाए इसको। क्वथनांक का उन्नयन समझाने से पहले आपको पहले बताता है क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट का एक डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ते थे 9th-10th में, वो ऊपर लिखा हुआ है, नहीं जो हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का यानी क्वथनांक का परिभाषा ये वही लिखा रहता है, नहीं कि वह ताप जिस ताप पर कोई भी द्रव्य गैस में बदलना शुरू कर दे, उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। मेरा आवाज बुझा रहा है ना, हाँ ध्यान रखिएगा कि हमको लग रहा है कि हम ही पूरा ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। चलिए देखा जाए, तो वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव्य वाष्प में बदलना शुरू कर दे, उसी ताप को, उस द्रव्य का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। इतना में दिक्कत है नहीं, लेकिन अब जब 11th-12th में आइएगा तो ये डेफिनेशन नहीं बोलना है। हम अगर पूछे क्वथनांक का परिभाषा और अगर आप ये बोले तो पिटाइएगा, आपको ये परिभाषा बोलना है जो अगला परिभाषा हम लोग बता रहे हैं, यही आपको एग्जाम में भी लिखना होता है, क्वथनांक का परिभाषा। नहीं तो ये परिभाषा क्या लिख रहा है, वह ताप जिस ताप पर किसी भी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसी ताप को, वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसी ताप को क्या कहते हैं, उस द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, आप पहले से समझ चुके हैं इस बात को।
ध्यान दीजिए, आपका ये बर्तन है, इसमें मान लो हम ले लिए आपका प्योर वाटर, पानी ले लिए, ठीक है। अब इस पानी पर वायुमंडल, जो वायुमंडल में गैसेज हैं, इन गैसेज का इस पानी पर एक प्रेशर लगेगा 1 atm का। यही जो 1 atm प्रेशर है, इसी को आप क्या कहते हो? इसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। तो ऊपर में वायुमंडलीय गैस है, और ये वायुमंडलीय गैस इस द्रव्य पर 1 atm का दबाव लगा रही है, नहीं, यानी इसको दबाए हुए हैं। दबाए हुए हैं का मतलब इनको धमकी दे रही है कि तुमको ऊपर नहीं आना है, नहीं तो ये डरा के अपना पानी नीचे है। बात समझ आ रहा है? लेकिन कोई आया और इनका समय बदला, इनको कोई हीट करने लगा, नहीं तो हीट करेगा तो इनका समय बदलेगा, नहीं, इनको ऊर्जा मिलने लगेगी, तो ऊर्जा मिलेगी तो ये लोग भी इस बर्तन में से निकल के ऊपर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे? जा पाएंगे। तो इस बर्तन में से निकल के इनको अगर ऊपर जाना है, नहीं, तो इनकी भी ताकत, इनके कणों की ताकत कम से कम 1 atm के बराबर होनी चाहिए, या 1 atm से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन बोलना है, पास में आ रहा है। लेकिन बुक में हम लोग को बोल दिया जाता है सिंपली कि वायुमंडलीय दाब के जैसे ही बराबर होता है, द्रव्य वाष्प में बदलना शुरू कर देता है, नहीं, ध्यान रखना। उसके बाद जो भी एनर्जी देते हो वो सारा एनर्जी जो है उनके कन्वर्जन में खर्च होने लगता है, नहीं, यानी द्रव्य को गैस में बदलने में खर्च होने लगता है, ध्यान रखना है। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर इस जल को वाष्प में बदलना है तो इस जल के कणों की ताकत कम से कम 1 atm के बराबर होनी चाहिए। अभी इसकी ताकत कम है, इसका प्रेशर, जल का ताकत है वो कम है, मान लेते हैं कि 0.2 है। कितना है? 0.28, यानी कि जल कमजोर है और ऊपर के गैस मजबूत है, नहीं। अगर ये जल का कण, मान लो आप हीट किए, हीट करने पर ये जल का कण 0.8 atm का ताकत लेकर अगर बाहर निकल जाए, नहीं, तो जो बाकी गैस होंगे इस जल के कण को पीटना शुरू करेंगे, आप पीट के इनको फिर धकेल देंगे। बात समझ आ रहा है? नहीं तो आपको सही समय का इंतजार करना है, नहीं, नहीं लोग कहता है कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। बस में रहे, पहले ही से हथौड़ा मार रहे हैं, एनर्जी थका लिए, और जब सही टाइम पे मारने का मौका आया उसमें तो आप थक चुके हैं, नहीं, तो थोड़ा सा एनर्जी स्टोर कीजिए, स्टोर कीजिए, स्टोर कीजिए, नहीं, और समय आने पे उसको बूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी ये बात बोल रहा है, पानी को गर्म किए तो पानी जो है वो तुरंत वाष्प में नहीं बदलता है, वो इंतजार करता है, वेट करता है कि अच्छा ताकत हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, और जैसे ही 1 atm के बराबर इसकी ताकत होगी वो क्या करेगा? बाहर निकलने लगेगा, नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कोई भी द्रव्य हो, अगर किसी भी द्रव्य को गैस में बदलना है, नहीं, तो उस द्रव्य के कण को गैस में बदलने के लिए उसकी ताकत कम से कम वायुमंडलीय दाब के बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, अब जल को वाष्प में बदलने के लिए कितना हीट, कितना टेम्परेचर देना पड़ता है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का प्रेशर 1 atm के बराबर होता है। बस में रहे, नहीं। अब तुम दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो हम पेट्रोल ले लिए, ये क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल पे भी प्रेशर लग रहा है, कितना का? 1 atm का, नहीं, लेकिन इसको देखा गया कि इसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, नहीं, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर ये वाष्प में बदलने लगता है, नहीं, यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये वाष्प में बदलने लगा, इसका मतलब हुआ कि 30 डिग्री सेल्सियस पर इसका वाष्प दाब कितना हो गया? 1 atm हो गया। तो 1 atm हो गया तो इसका मतलब 30 डिग्री सेल्सियस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल, नहीं। तो अलग अलग द्रव्य के कणों को, अलग अलग द्रव्य के कणों का प्रकृति क्या होता है? अलग अलग, नहीं। अब पानी को अपनी ताकत 1 atm के बराबर करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए, पेट्रोल को अपनी ताकत 1 atm के बराबर करने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस ही ताप चाहिए, नहीं। तो अलग अलग द्रव्य के गुणों का, अलग अलग द्रव्य जो होते हैं उनका गुण क्या होता है? अलग अलग। किसी में अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है,
किसी में अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है, यहाँ पर अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा है, इसलिए इसको वाष्प में बदलने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। नहीं, यहाँ पर पेट्रोल के कणों के बीच में आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है तो यहाँ पे पेट्रोल के कणों को वाष्प में बदलने के लिए कम ही ऊर्जा में बदल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे अपने ही क्लास में है, किसी बच्चे को समझाइए तो कोई बच्चा कम टीचर के कम एनर्जी पर ही समझ जाता है, नहीं यानी वो क्या है, पेट्रोल है, आग लगा देगा। नहीं, कुछ बच्चा ऐसा है जो पानी की तरह है, टीचर चिल्लाए जा रहा है, मरे जा रहा है, नहीं मजा नहीं आया, अभी और एनर्जी चाहिए, मजा नहीं आया, नहीं बात समझ में आ रही है? नहीं, तो कुछ ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो जो एक्टिव होते हैं जैसे ये लिक्विड ज्यादा एक्टिव है तो थोड़ा सा टेम्परेचर दिए तो इसका वेपर प्रेशर तुरंत के बराबर हो गया, एग्जिस्ट करने लगा। नहीं, कुछ क्या होते हैं, कम एक्टिव होते हैं, ध्यान रखना है। तो जो कम एक्टिव रहेंगे ज्यादा आकर्षण बल में बंधे रहेंगे, ज्यादा रिलेशन के साथ रहेंगे, ज्यादा दोस्तों के साथ रहेंगे, नहीं कीचड़ में फंसे हुए हैं, वो जल्दी नहीं उठ पाते हैं। और जो लोग अकेले अकेले रहते हैं, थोड़ा लोग को साइड रखते हैं, सब लोग को न न न न न नहीं 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 बोलते हैं, दोस्तों के साथ रिलेशन के साथ दूर रहते हैं, वो लोग जल्दी एग्जिस्ट करते हैं। बस में आ रहा है, तो आपके ऊपर डिपेंड है। दिक्कत है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। समझिए, यहाँ पर हम लोग को यहां से बताया गया कि ये लाइन जो है ये वाष्प का है और ये लाइन ताप का है, ठीक है। देखो, अगर आप कोई ठोस लेते हो बाबू, तो ठोस का वाष्प सबसे कम होता है। वाष्प का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, कणों की गतिज ऊर्जा। अगर कण एकदम स्थिर है तो वाष्प 0। नहीं, आप ठोस में जो कण होते हैं वो स्थिर होते हैं कि मूव करते रहते हैं, स्थिर होते हैं। तो ठोस का अगर वाष्प देखा जाए तो ठोस का वाष्प लगभग क्या होगा, 0। अगर किसी ठोस में थोड़ा अवयवी कण मूव कर रहे हैं, जैसे तनी मुलायम ठोस, तो उसमें अवयवी कण तनी मूव कर रहे हैं, जैसे पनीर, ऐसे ही बोल दिए, रसगुल्ला, नहीं जिसमें अवयवी कण थोड़ा घूम रहे हैं, हल्का हल्का मूव कर सकते हैं, जिनको आप कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं सॉलिड ही है लेकिन आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें कण में कुछ गतिज ऊर्जा है, तो उनका वाष्प पूर्णतः 0 नहीं होगा। नहीं, वाष्प का मतलब ताकत, जिसके कण मूव करेंगे वही ताकत लगाएगा, जिसके कण मूवे नहीं करेंगे, गति ही नहीं करेंगे, क्या वो कहीं ताकत लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। उनको ताकत लगाने के लिए आपको खींच के देना पड़ेगा, नहीं खींचिए या किसी को चला के मारिए चोट लगेगा, नहीं तो वो अगर गति ऊर्जा दीजिएगा तो एनर्जी उत्पन्न करेंगे। लेकिन ऐसे उनको रख दिया जाए, कहा जाए कि ताकत उत्पन्न करो, नहीं तो करेंगे वो। तो ठोस का वाष्प लगभग 0, ध्यान रखना है। अभी भी हम क्लियर कर दिए कि ठोस का वाष्प हमेशा 0 नहीं, नहीं लगभग 0 होता है भाई, लिखे नहीं है लेकिन समझिएगा। नहीं, अगर पूछा कि ठोस का वाष्प 0, सर एकदम लिखे थे ठोस वाष्प 0, आप बोले थे उससे मतलब नहीं है, लिखे थे। ध्यान रखना है, लिखावट से ज्यादा ना बोली पर ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है। हर बात लिखा नहीं जा सकता है। द्रव्य का वाष्प दाब 0 से क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि द्रव्य के कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, वो चलते हैं। तो अगर द्रव्य चलते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा होती है, तो उनका वाष्प दाब 0 नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि गैस जो होंगे वो वाष्प दाब सबसे लगाते हैं। नहीं, वाष्प लगा हुआ है, जैसे बहुत बच्चों के दिमाग में आता है, अरे सर आप बार बार बोल रहे हैं वाष्प दाब बोल रहे हैं। नहीं, वाष्प का मतलब पहले वाष्प बनेगा तो हम दाब लगाएगा, नहीं तो ये वाष्प दाब का ओवरऑल मीनिंग होता है दाब, ताकत लगाना। नहीं, तो कोई भी कण ताकत कब लगा सकता है, जब उसके पास गतिज ऊर्जा होगी तब। नहीं, ध्यान रखना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगर देखें तो गैस का वाष्प दाब तो क्या होगा, अधिकतम। अगर इन तीनों में कंपेयर करेंगे, इन तीनों में ठोस, द्रव्य और गैस में, तो गैस का वाष्प दाब क्या होगा, अधिकतम होगा। फैक्ट बात है। चलो, अब हमको ध्यान रखना है, हम लोग किसी लिक्विड का वाष्प दाब का, किसी द्रव्य के वाष्प दाब का ग्राफ खींचना चाहते हैं, किसका, द्रव्य का। तो वाष्प दाब का ग्राफ खींचना है तो 0 से स्टार्ट करें, कितनी ऊपर से स्टार्ट करें, 0 से।
अरे गधा सब अभी ना लिखे हैं रे यहाँ पर। द्रव्य का वास्तव जीरो नहीं होता है, जीरो से तो नहीं ज्यादा होता है। तो बहुत गधा कह रहा है जीरो से शुरू कीजिए। हम बोले हैं क्या, द्रव्य के वास्तव का ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? द्रव्य के वास्तव का ग्राफ। तो द्रव्य के वास्तव का ग्राफ जीरो होता है, तो जीरो तो खींचे। और गधा है सब। चलिए तो मान लेते हैं कि यहाँ से खींच रहे हैं हम लोग, मतलब जीरो से नहीं खींचेंगे, जीरो थोड़ा सा ऊपर से खींचेंगे। ठीक है, बुक में हम लोग का जीरो से ऊपर से खींचा रहता है, तो इसका मतलब समझ है क्यों ऊपर से खींचता है। चलो ऐसे हम लोग का ग्राफ खींच दिया गया। नहीं, ये लाइन वास्तव को दिखा रहा है और ये लाइन ताप को। चलो अभी ताप कम है, यहाँ पर ताप जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ताप कम है तो इसका वास्तव भी क्या है, कम है। अब तुम ताप बढ़ा दिए तो इसका वास्तव का मान भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। देखो पहले 0 डिग्री सेल्सियस वास्तव यहाँ था, यहाँ पर जब आए तो बढ़ गया 0.4 से ज़्यादा। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। फिर तुम थोड़ा सा ताप बढ़ा दो तो वास्तव का मान फिर से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे इस द्रव्य का वास्तव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो ये आप ताप बढ़ाते जा रहे हो, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर मान लो 30 डिग्री हो गया, यहाँ पर मान लो 60 डिग्री हो गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है। नहीं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे द्रव्य का वास्तव क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। नहीं चलो अच्छा, इसमें खोजो कि ये जो वैल्यू सब लिखा हुआ है, ये सब वैल्यू क्या है, दाब का। और इसका यूनिट क्या है, एटीएम। ये दाब का वैल्यू लिखा हुआ है, इसका यूनिट क्या है, एटीएम। तो इसमें 1 एटीएम कहीं दिखाई दे रहा है? ये जो 1 एटीएम है, यही 1 एटीएम क्या कहलाता है? कहलाता है कि नहीं कहलाता है? नहीं। तो अगर इस द्रव्य का क्वथनांक पता करना है, इस द्रव्य का क्वथनांक पता करना है, नहीं क्या 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या इसका वास्तव 1 एटीएम के बराबर हो गया है? क्या 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या इस द्रव्य का वास्तव 1 एटीएम के बराबर हो गया क्या? नहीं। नहीं, लेकिन एक ऐसा हमको मिला, इस ग्राफ पर ऐसा एक टेम्परेचर मिलेगा यहाँ पर। नहीं, मान लो आ गया यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया? 80 डिग्री सेल्सियस। नहीं, तो इस 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इस द्रव्य का वास्तव 1 एटीएम के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और 1 एटीएम का मतलब वायुमंडलीय दाब। तो यह जो टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर क्या कहेंगे, इस द्रव्य का, इस द्रव्य का क्वथनांक। अब ये द्रव्य कोई भी हो सकता है। नहीं, बहुत लोग 100 डिग्री सेल्सियस पहले ही बोल दे रहे थे। नहीं, तो हम पानी थोड़ी ना लिए हैं, कोई भी द्रव्य हो सकता है। बस ना रहे, अगर पानी होता तो कहाँ जाता, सब जाता। इतना में दिक्कत है। तो इस ग्राफ के आधार पर क्या हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? किसको दिक्कत? क्लास के इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे।